ठीक है, तो आपकी फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है? कॉपी मत खोलना, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, खोला होगा तो बताओ। याद है पहले चैप्टर का नाम फिजिक्स के? फिजिक्स का पहला चैप्टर बताओ। 11th का नहीं भाई, 12th का। 11th भूल जाओ, वेलकम इन क्लास 12th। ठीक है, 11th भूल जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, स्थिर वैद्युत की सही बोल रहे हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत की। ये यूनिट है आपका, चैप्टर का नाम नहीं है। ठीक है, यूनिट है। और चैप्टर फर्स्ट के इस यूनिट के अंतर्गत आपके पास 2 चैप्टर आएंगे, 2 या 3 चैप्टर आपके पास आएंगे। हर यूनिट के पास आपके पास चैप्टर आएगा। और ये जो यूनिट तैयार किए गए हैं ना, बहुत सोच समझ के तैयार किया गया है। मैं आपको सारे यूनिट के बीच में रिलेशन समझा देता हूँ। पहली बुक में आपको क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग के यूनिट का आपके पास 2 चैप्टर आएंगे पहले यूनिट में। पहला है आपके पास विद्युत क्षेत्र तथा सबसे मेन टॉपिक इसका कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। इसके अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका गाउस प्रमेय, या इसे गॉस कहते हैं। ठीक है, किसी बुक में आप इसे गाउस पढ़ोगे, किसी में गॉस पढ़ोगे। ठीक है, गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो तो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर यही है। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, विद्युत क्षेत्र तथा गॉस प्रमेय। बट एनसीईआरटी में आपको ये दोनों चैप्टर को मिला करके पहला चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, तो हम तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप जो बुक फॉलो कर रहे हो उसमें चैप्टर के नाम दूसरा हो, उसमें विद्युत तथा कूलाम का नियम हो, या कूलाम का नियम पहले हो। एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी में दोनों चैप्टर एक साथ हैं। ठीक है, ये अलग अलग 2 चैप्टर नहीं है, एक ही चैप्टर के 2 पार्ट हैं ये। ठीक है, तो आपके पास सबके पास अलग अलग पब्लिकेशन की बुक होगी, तो उस पर टेंशन नहीं लेना है। दूसरा चीज ये कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग के यूनिट में पढ़ेंगे सिर्फ विद्युत के बारे में, विद्युत और आवेश के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत की, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, तो हिंदी में क्या कहा मैंने इसको? स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, एकदम बेसिक चीज हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट डे का लेक्चर, मतलब फर्स्ट डे से लेक्चर किया है ना, तो पूरा यूनिट आपको आसान लगेगा, क्योंकि आपका बेस बन जाएगा आज से। ठीक है, और कुछ इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज होती है फिजिक्स। बस बेस बनाते चलना है, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है। मैं इसमें क्या बताने वाला था, मैं इसमें यह बताने वाला था आपको, इस चैप्टर से हट करके थोड़ा, कि जिसने बुक ले ली है, ठीक है, अच्छी बात है, बुक ले लिया है तो अच्छा है। एनसीईआरटी है तो और भी अच्छी बात है, वैसे मेरे सामने एनसीईआरटी रहे तो बेहतर है। और जिसने नहीं ली है वो भी टेंशन ना ले, है बुक है सबके पास। ठीक है, अगर नहीं भी है ना बुक, आपके पास जो भी बुक होगा, कोई बुक दे दो मुझे जिसके पास बुक है। देखो, जिसको इतना मन करता है कि बुक लेना ही है, तो एक ऑप्शन ये भी रहता है कि सेकेंड हैंड बुक भी मिलती है मार्केट में, आप वो भी ले सकते हो, उसमें भी सिलेबस सेम होगा। और जिसके पास थोड़ा सा 100-200 रुपये ज़्यादा है वो ये भी ले सकते हैं। नई बुक में ये आती है कि थोड़ा पेज पलटते हैं तो आवाज़ आती है पेज की, फिर अपना नाम लिखते हैं सजा सजा के बुक में, खो ना जाए तो 2-3 बार लिखते हैं आगे पीछे, तो इसलिए फील आती है नई बुक में। बट 1 हफ्ते बाद तुमने ये बुक वापस से खोलनी नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, 1 हफ्ता भी नहीं, 2-4 दिन के बाद। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिसके पास बुक है, जिसके पास बुक नहीं है तो अच्छी बात है, उसको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको इस बुक की जरूरत कभी पढ़ने वाली ही नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि सिलेबस हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हम बस बुक से चैप्टर का नाम और टॉपिक्स देखते रहेंगे। ठीक है, और बुक का हम कोई भी डेफिनेशन स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, बुक से एक भी डेफिनेशन हम नहीं रटेंगे। ठीक है, बुक का रटा रटाया नहीं चलेंगे, जैसे 11th में किया था। जो डेफिनेशन बनाया हमने खुद ने बनाया, यहाँ तक कि इससे पिछले बैच ने, पिछले बैच वालों ने जो डेफिनेशन पढ़ा होगा, जैसे विद्युत क्षेत्र हो गया,
विद्युत क्षेत्र का जो डेफिनेशन पिछले वालों ने पढ़ा होगा, हो सकता है आपकी कॉपी में कुछ और लिखा हुआ हो, क्योंकि हर डेफिनेशन बनता है बच्चों के अकॉर्डिंग। इस डेफिनेशन को आप लोग क्रिएट करोगे, ठीक है। हर बार बैच अलग होते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, तो डेफिनेशन भी अलग हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है हर बार। तो आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। बुक है, अच्छी बात है, उसको थोड़ा अच्छे से कवर वगैरह लगा के रखो। आने वाले टाइम पे बड़े छोटे भाई बहन जो होंगे, कल के दिन सब माँ बाप बनोगे, दिखाने के लिए अच्छा रहेगा हमने फिजिक्स पढ़ी थी कभी, बट बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद से आधा सिलेबस जब निपट जाता है, तब तक आ जाता है आपका सीरीज का टाइम, ठीक है। अक्टूबर नवंबर से सीरीज बिकना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद से सब सीरीज के पीछे भागते हैं। किस किस की आती है आपके पास? चित्रा की आती है, विद्या प्रकाशन, अरिहंत की भी आती है। उसके बाद तो बुक कोई देखेगा ही नहीं, सीरीज के पीछे ही भागना है। तो ठीक है, बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड हैंड मिल रहा है तो खुशी खुशी ले लो, कहीं से भी सस्ते में मिलेगा। इस पे आते हैं। आपको जो यूनिट है स्थिर वैद्युत की, इस यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड करो। क्या क्या नाम दिख रहा है आपको? हाई स्कूल की हिंदी पढ़ी है ना, संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद करो स्थिर वैद्युत का। वो तो नाम में ही दिख रहा है, स्थिर अलग है, वैद्युत की अलग है, ठीक है। तो हम इसको यहीं से डिवाइड कर देते हैं। ये दो वर्ड इसमें बना हुआ है, स्थिर, और ये हो गया वैद्युत की। वैद्युत की, आप पहले यूनिट का मतलब समझ जाओगे ना, तो पूरा आने वाले 2-3 चैप्टर के मतलब समझ जाओगे कि होने क्या वाला है। स्थिर का मतलब क्या होता है? जो कि अपने विराम अवस्था में बना हुआ है, हिल नहीं रहा है, मतलब स्थिर है। और पूरी फिजिक्स में एक चीज याद रखना, जब भी मैं, ठीक है, पहले दिन ही बोलता हूं, लेकिन ये लास्ट चैप्टर तक ये काम आता है फिजिक्स के। जब भी मैं फिजिक्स में विद्युत की बात करूं तो सीधा सीधा मतलब है आवेश से, ठीक है। और आवेश और विद्युत का क्या रिलेशन है, आने वाले 5 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो कभी भी विद्युत की बात करें तो एक्चुअल में हम किसकी बात कर रहे हैं? आवेश की बात कर रहे हैं हम एक्चुअल में। तो ये है आपके पास चार्ज, आवेश। और आवेश में भी हम स्पेशली किसको फोकस करते हैं? आवेश कितने टाइप के होते हैं? ऋणावेश, धनावेश, या फिर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी होता है, बट न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। आवेश पे जब भी हम फोकस करें ना फिजिक्स में, तो हमारा मेन फोकस होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी आवेश होता है, लेकिन हम प्रोटॉन को इतना महत्व तो नहीं देते हैं, ज्यादातर हम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन को ही लेके चलते हैं। तो यहां से फर्स्ट लेक्चर से आपको एक चीज ध्यान देना है, आपको कभी भी वैद्युत वर्ड आया तो आपको आवेश से समझना है। विद्युत का मतलब है वहां आवेश है, और आवेश में भी मतलब कौन सा आवेश है? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम एक्चुअल में। अब अगर आप पहली यूनिट को ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है, उसका मतलब आपको नाम में ही मिल जाएगा। मैंने अभी इसका मतलब समझाया ही नहीं है, बट आपको नाम में ही मतलब मिल गया है अगर ध्यान से देखो। किसी भी यूनिट का नाम याद करना है, परिभाषा लिखना है, तो स्टार्टिंग वर्ड यही रहेगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान की वह शाखा, फिर कॉमा लगाना है, फिर आगे से क्या स्टार्ट होगा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, हमने कॉन्सेप्ट भी नहीं समझा अभी तक, हमने बस शब्द को तोड़ दिया, और हमें शब्द तोड़ते ही समझ में आ गया कि आने वाले 2-3 चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम? किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे हम। आवेश में भी किसका फोकस करना है? इलेक्ट्रॉन पे नॉर्मली फोकस रहता है। इलेक्ट्रॉन हटाई दो, आवेश फिलहाल रखो दिमाग में। इलेक्ट्रॉन वाले टर्म्स 3-4 चैप्टर के बाद स्टार्ट होगा। तो फिजिक्स का जो पहला यूनिट है जिसके अंतर्गत हम 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम ऐसे आवेशों के बारे में पढ़ेंगे जो क्या है? स्थिर है। फिजिक्स के यूनिट बहुत सोच समझ के तैयार किया गया है। यूनिट फर्स्ट में स्थिर आवेश की बात की गई है, तो यूनिट 2 में क्या किसकी बात होगी? कैसे आवेश की बात होगी? गतिशील आवेश की बात होगी। यहाँ पे आवेश स्थिर है तो स्थिर का उल्टा क्या होगा? फिर गतिशील होगा, जो आवेश गति करती है। और आवेश की गति करने से क्या होता है? हाई स्कूल में पढ़ा है विद्युत की परिभाषा, धारा या आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है?
धारा कहलाती है। मतलब अगर आवेश गतिशील है, प्रवाहित है, तो क्या उत्पन्न करेगा? धारा उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसने धारा उत्पन्न करना है। तो पहले यूनिट में आवेश स्थिर है, तो स्थिर आवेश की वजह से क्या उत्पन्न होता है? ये चीजें आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, या फिर देख लो अभी। पहले यूनिट में अगर आपने स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है ना, कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, ठीक है, आवेश को मैं सपोज क्यू से दिखा देता हूं। वैसे पूरी फिजिक्स में हम आवेश को क्यू से ही दिखाएंगे। आवेश है, स्थिर है, तो ये अपने चारों ओर, कभी भी एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये याद रखना। कभी भी एक आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस आवेश की अपनी इंटेंसिटी होगी, जितने एरिया तक वो विद्युत क्षेत्र, जितना बड़ा आवेश उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र। एक एग्जांपल दूंगा, उससे तुरंत समझ में आ जाएगा। सपोज ये छोटा सा आवेश है, तो इसका विद्युत क्षेत्र सिर्फ इतने तक है। विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि ये एरिया इसका है, इसके अंदर कोई दूसरा इसकी अनुमति के बिना एंटर नहीं करेगा, और करेगा तो दूसरे आवेश को या इस आवेश को बल का अनुभव हो जाएगा, पता चल जाएगा। सपोज ये कोई भी आवेश है, तो दूसरा आवेश बाहर तक तो आराम से घूमेगा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा, इस वाले को पता चल जाएगा जिसका वो क्षेत्र है। ये कुछ वैसे ही है जैसे छोटा सा क्या होता है, मैग्नेट होता है। ये सपोज कर लो, ये छोटा सा आपका चुंबक है। चुंबक से खेला है बचपन में? चुंबक है, तो चुंबक का भी तो अपना फील्ड होता है ना एक। ऐसा नहीं है कि आपने चुंबक से, या इस चुंबक से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपने एक कील रखा है लोहे का। क्या इस चुंबक से 1 किलोमीटर दूर ये कील इसको आकर्षित करेगा? चुंबक आकर्षित करता है कील को, लेकिन ऐसी मतलब भी नहीं है कि आप 1 किलोमीटर दूर रखोगे तब भी चुंबक खींच लेगा, ऐसा तो नहीं है। उस चुंबक का अपना कोई फिक्स विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, सपोज इस चुंबक का, छोटा चुंबक है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना है। इसका क्या मतलब हुआ? इस कील को इस क्षेत्र से कितना ही दूर, सपोज कर लो ये चुंबकीय क्षेत्र आपका हो गया, इसका है 10 सेंटीमीटर, सपोज दैट। उसके बाद से आप किसी भी लोहे की चीज को या कील को 10 सेंटीमीटर से बाहर, 11, 12, 15 सेंटीमीटर, कितना ही घुमा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ये लोहे की कील इस 10 सेंटीमीटर के एरिया में एंटर करना स्टार्ट होगा, इस कील पर क्या होगा? इस कील को क्या करेगा? ये चुंबक अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देगा, आकर्षित करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब यह है कि इस चुंबक का अपना एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र की सीमा पर या इस क्षेत्र के अंदर जो भी एंटर करेगा उस पर बल का अनुभव होगा, और उस क्षेत्र से बाहर जो भी होगा उससे चुंबक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे विद्युत के केस में है सेम, जो आपने मैग्नेट के लिए पढ़ा है वही विद्युत में भी होता है। बस चुंबक की जगह यहां पर क्या आ गया है? आवेश। जैसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र था जिसके अंदर कोई भी आएगा तो बल का अनुभव होगा, वैसे आवेश के लिए क्या है? विद्युत क्षेत्र है। चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र था, तो आवेश के लिए क्या है? विद्युत क्षेत्र है। उस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी एंटर करेगा तो बल का अनुभव उसने होना है। ठीक है, अब समझते हैं क्या, किस चीज पे थे हम? यूनिट पे थे। ठीक है, अब माइंड को अपना रिलैक्स करो। अभी तक पढ़ा गया, रिवाइज करते हैं 1 सेकंड 10 सेकंड में। स्थिर विद्युत क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। ओके, फिर स्थिर आवेश से क्या उत्पन्न होता है? कभी भी अगर आवेश अपनी जगह स्थिर है तो कैसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो कभी भी आवेश स्थिर है तो स्थिर आवेश अपने पास कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, बस हमें इतना ही समझना है। सेकेंड वाली यूनिट में जब आप एंटर करोगे करीब 1-1.5 महीने बाद, जब 2-3 चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे, तब आप इस यूनिट में एंटर करोगे, तब आपको देखते ही समझ में आ रहा है इसमें आवेश गतिशील है। गतिशील का मतलब है पिछले बार आवेश एक जगह पे रुका हुआ रहता है, बस एक जगह रख दिया है बस, लेकिन यहाँ पर आवेश एक जगह रखा हुआ नहीं है। आवेश को आप किसी न किसी तार में या फिर किसी धारावाही चालक में, सुचालक कुचालक पढ़ा है ना बचपन में? चालक कौन होते हैं? जो धारा का
प्रवाह करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, धातु, कोई भी धातु ले लो, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा। तो इस यूनिट में क्या होगा ना, जो आवेश होगा वो किसी सुचालक माध्यम में गति करता रहेगा। कभी भी आवेश गति करेगा तो गतिशील आवेश अपने आसपास विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही करता है, ये तो करेगा ही करेगा। आलसू क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत उत्पन्न करेगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ वो विद्युत क्षेत्र के साथ ही साथ उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र भी, याद रखना। अब इसकी बात हम बाद में करेंगे, आने वाले 1-1.5 महीने बाद, ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है। बस इतना याद रखो, अगर ये वायर है, तार है, और तार में आवेश गति कर रहा है, तो आवेश की गति करने को हम कहते हैं करंट चल रहा है। करंट के चलने का मतलब है आवेश चल रहा है, ठीक है। आवेश गति कर रहा है तो इस तार में विद्युत क्षेत्र तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। तो पहला यूनिट का इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। पहले यूनिट का क्या नाम है? आवाज आना चाहिए कम से कम 2 लोगों का आवाज, तो मैं स्पेशली 3 लोगों का सुनना चाहता हूँ। एक का तो आवाज सुन चुका हूँ मैं, 2 लोगों का और सुनना चाहता हूँ, पीछे से आगे से, सबके लिए बोल रहा हूँ। क्या है पहले यूनिट का नाम? स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा क्या लिखोगे? किताब से देखने की जरूरत है? सबकी परिभाषा के आगे एक वर्ड सिंपल होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, फिर कॉमा लगाना है, फिर जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ओके। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? कोई भी स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। इतना ही है। उसके बाद से इस पे तो आने की जरूरत नहीं है अभी, ये तो बस इंट्रोडक्शन में बता दिया आपको। चैप्टर में एंटर करते हैं। चैप्टर में भी पहला वर्ड तो आप समझ ही गए हो, क्या है इसमें पहला वर्ड चैप्टर में? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है समझ गए हो, लेकिन मेन टास्क है परिभाषा बनाना। 11th में हमने बहुत ट्राई किया है परिभाषा बनाने का, कॉन्सेप्ट समझने के बाद। 12th में भी यही काम करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, फिर परिभाषा अपने हिसाब से बनाना है। विद्युत क्षेत्र आप समझ चुके हो कि अगर ये विद्युत या आवेश है तो इस आवेश का अपना एक एरिया फिक्स है, ठीक है। इस एरिया में कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता है, और एंटर करेगा तो इसको पता चल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कोई अदर पर्सन इसके विद्युत क्षेत्र में एंटर करेगा तो इस आवेश को भी, और जो दूसरा एंटर कर रहा है उसको भी बल का अनुभव हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ तो है जो हमें आने से रोक रहा है या फिर हमें तेजी से खींच रहा है, ठीक है। तो ये तो विद्युत क्षेत्र, लेकिन परिभाषित कैसे करोगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र, जो भी बोल रहा हूं उसको दिमाग में चलते रहो। यह आवेश है, इसके चारों ओर का एक फिक्स एरिया है। किसी आवेश के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र जिसके अंदर यदि कोई अन्य आवेश प्रवेश करता है तो वो क्या करेगा? किसी न किसी बल का अनुभव करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अभी भी चीजें क्लियर नहीं है तो मैं विद एग्जांपल समझाता हूं। आवेश का कुछ नाम दे देते हैं, कुछ नहीं, सपोज कर लो ये आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, ये धनावेश, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज का अपना क्या है? एक फील्ड है। अगर ये चार्ज स्थिर है तो कैसा क्षेत्र होगा? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अगर ये चार्ज स्थिर है और पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करता हूं मैं बाहर से एक चार्ज आ रहा है घूमते फिरते, ठीक है। ये चार्ज है, घूमते फिरते आ रहा है, ठीक है। इसको भी थोड़ा बना देते हैं। ये आराम से बैठा हुआ है, आईपीएल देख रहा है, ठीक है। इसका फील्ड है ये, और ये अभी घूम रहा है, ठीक है। जैसे होते ना कुछ आवारा बच्चे घूम रहे हैं आराम से, ठीक है। तो ये घूम रहा है अभी आसपास, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर जिसको जो घूमना है घूम ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये चार्ज कैसा है ये भी बता देते हैं। ये भी सपोज करते हैं पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन अगर ये चार्ज जैसे ही इसकी बाउंड्री के अंदर, इसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो
जैसे वो यहाँ पहुंचेगा दोनों चार्ज को पता चल जाएगा, उसको भी कोई ना कोई बल अनुभव करेगा, ये भी कोई ना कोई बल अनुभव करेगा। अब कौन सा बल अनुभव करेगा ये भी क्लियर है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, बचपन मतलब जूनियर क्लासेस, अब तक 10th आपके लिए बचपन वाली क्लास है। जब भी मैं बोलूँ बचपन मतलब 10th, ठीक है। अभी तक आपके पास क्वालिफिकेशन 10th की है, लेकिन वो बचपन वाली क्लास हो गई, क्योंकि अब 12th में बहुत हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ोगे। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कभी भी सेम चार्ज हो तो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर फेंकता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, लिखिए रिपल्सन होता है इनके बीच, प्रतिकर्षण होता है। तो जैसे ही ये चार्ज इसके एरिया में एंटर करेगा, दोनों के बीच क्या होगा? एक बल लगेगा, और कैसा बल का अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और अनुभव वो करता है ज्यादातर जो हल्का हो, ठीक है, जो हल्का हो। सपोज करते हैं ये जो चार्ज है ये 4, इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है 4 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है मात्र 2 कूलम का है। तो कौन ज्यादा बल का अनुभव करेगा? जो जिसका वेट कम है वो कम बल का अनुभव करेगा। सिंपल सी चीज है ना, कि इधर एक 40 किलो का आदमी है, इधर 20 किलो का आदमी है। 40 किलो और 20 किलो दोनों ने एक दूसरे को धक्का मारा, या फिर क्या किया, बॉक्सिंग मारी, लात मारा, जो भी किया, किक किया, दूर जाके कौन गिरेगा? हल्का वाला, भारी वाला? हल्का वाला, ठीक है। तो बल का अनुभव ज्यादा कौन करेगा? हल्का वाला करेगा। तो जैसे ही ये चार्ज इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, वो कोई ना कोई बल का अनुभव करेगा। और वो बल कौन सा होगा? इस केस में तो क्या दिख रहा है? प्रतिकर्षण। अगर दोनों सेम है, और अगर सेम नहीं है, ये पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो गया, तब कौन सा बल हो जाएगा? आकर्षण। कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव विपरीत हो तो आकर्षण, सेम हो तो प्रतिकर्षण, ठीक है। अब मैं यही डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई होप कि अब दिमाग में बैठना स्टार्ट होगा, ठीक है। डेफिनेशन मुझे भी नहीं पता है, हो सकता है मैं अभी भी नया नया ताजा ताजा पका रहा हूँ डेफिनेशन, पक गया तो समझ में आ जाएगा। ट्राई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट समझने की। विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र, क्योंकि आवेश स्थिर है ना, तो अपना क्षेत्र लेके घूमेगा तो नहीं, कहीं ना कहीं उसका फिक्स है। जैसे घर है तो घर का अपना क्षेत्र फिक्स है, घूम तो नहीं रहा है। किसी आवेश के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश यदि प्रवेश करे तो वह क्या करता है? बल का अनुभव करता है। इसी को आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश यदि प्रवेश करे तो वह बल का अनुभव करता है, यही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ रहा है? 2-3 बार रिपीट करेंगे और दिमाग में बैठ जाएगा। किसी आवेश के, बोलो, किसी आवेश के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र जिसके अंदर यदि कोई अन्य आवेश प्रवेश करे तो क्या होता है? प्रवेश करे तो वह किसी बल का अनुभव करता है। इसी को आवेश का विद्युत क्षेत्र या फिर इसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये में सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन आएगी, वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसे भी हो सकता है, शॉर्टकट वाली डेफिनेशन। कूलॉम के नियम पे हम आएंगे। कूलॉम का नियम, इन्हीं दोनों आवेश के बीच कितना बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, आकर्षण लगेगा, तो हम देख के भी बता सकते हैं कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण प्रतिकर्षण? आकर्षण, प्लस और माइनस, विपरीत है तो आकर्षण। लेकिन कितना बल लग रहा है, ठीक है। बल के भी तो मात्रक होता है, क्या होता है बल का मात्रक? न्यूटन में होता है ना, तो कितने न्यूटन का बल लग रहा है हमें ये नहीं पता, हमें ये पता चलेगा कूलॉम के नियम से। बल लग रहा है ये पता है, कितना ही का लग रहा है ये नहीं पता है, तो इसके लिए हम बाद में कूलॉम का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ लिख लें फिर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कुछ लिखोगे नहीं 30-35 मिनट बाद तो फिर नींद आना स्टार्ट हो जाता है। मजा आ रहा हो ना, कितने लोगों का नया नया कॉपी, नया नया पेज, वो सुगंध आ रही होगी। मतलब सुगंध बहुत गंदी आती है कॉपी में से, अच्छी आती है। उसमें स्याही का स्मेल आता है, इंक का।
पहला पेज है ना, तो बड़े प्यार से लिख रहे होगे, संभल संभल के, एक लाइन भी तिरछा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? हमारे क्लास में तो एक लड़का था, वो पहला पेज जब होता था ना, इतनी संभल के लिखता था, वो स्केल लेके बैठता था, एक एक अक्षर पर लाइन खींचेगा स्केल से, नीचे से एकदम डिजाइन करके। फिर सबसे पहले तो वो पेज के स्टार्ट नाम से ऊपर ओम बनाता था, ठीक है। फिर एक अजीबोगरीब कुछ शायरी लिखता था, शायरी मुझे याद नहीं आ रहा है। शायरी का मेन ये रहता था कि ये कॉपी में मैं लिख रहा हूँ, इस कॉपी में विद्या माता है, जिसने चोरी की उसकी माँ मर जाएगी। पहले पेज में लिखता था, मेरी कॉपी को चोरी नहीं करेगा। उसके बाद नीचे नाम लिखता था, ठीक है, बड़े फूल माला बना करके। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होती थी उसकी, हर चैप्टर में स्वास्तिक। बोर्ड के पेपर थे, हर पेपर के बाद सिरफल फोड़ के आया, मतलब नारियल फोड़ के आया था भगवान के पास, पूजा वगैरह करके। ऐसे लोग भी होता है, पढ़ने से नंबर मिलता है, ठीक है, पूजा करने से नंबर नहीं मिलता है, याद रखना। अब लिखना स्टार्ट करें। स्थिर वैद्युत की किसे कहते हैं? नहीं, हेडिंग वगैरह नहीं, पहले देख लो आगे। स्थिर वैद्युत की किसको कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, फिर कॉमा, फिर जिसके अंतर्गत हम स्थिर, और वैद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश, आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युत की कहलाता है, ठीक है। पहले लिखो विद्युत क्षेत्र, हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। अब लिखने से पहले एक बार खुद अपने तरफ से ट्राई करो, क्या है। मैं स्टार्टिंग का शब्द बताता हूं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र, फिर जिसमें अन्य आवेश प्रवेश करने पर किसी बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद आसान वाला डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, ठीक है, ये प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, एक आसान वाला भी लिखवा दूंगा। समझ में आ गया एक एक शब्द जो पढ़ा? स्थिर वैद्युत की समझ में आ गया क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युत की कहलाता है। विद्युत क्षेत्र क्या है? ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, बट दिमाग में रहेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश प्रवेश करने पर, जिसके अंदर कोई अन्य आवेश प्रवेश करने पर बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जिसको दोनों डेफिनेशन में से दोनों ही समझ में नहीं आ रहा है, उसका इलाज भी है। जब हम कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना सबसे आसान होता है, ठीक है। जिसको दोनों में से कोई भी डेफिनेशन समझ में नहीं आया, अथवा वाला और उससे पहले वाला, उसका भी एक तीसरा उपाय है, वो हम कल पढ़ लेंगे, एक तीसरा डेफिनेशन, ठीक है। और वो तो सबसे आसान है, इससे भी आसान, उस समय फॉर्मूला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। कल हम विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र को मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे, फिर कूलाम का नियम समझेंगे। कूलाम के नियम में ही हमारा पूरा दिन जाएगा कल का, ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेशन दिमाग में फिट कराना बहुत जरूरी है। पूरी फिजिक्स का, जो 12th की फिजिक्स का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कूलाम का नियम, जो कि हर साल का 3 नंबर का फिक्स क्वेश्चन चलता है, वो सबसे आसान क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।